डीकार्बोक्सिलेशन। तो जो हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है कई प्रकार का। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स कि जो हमारा कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे किसी मॉलिक्यूल में, तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, हीटिंग कराएंगे, कुछ कराएंगे, केमिकल रिएक्शन कराने पे CO2 गैस हमारी निकलती है, तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन ग्रीन केमिस्ट्री का काम है। क्योंकि CO2 गैस अगर निकल रही है तो CO2 डायरेक्ट अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल कौन सी होती है? जो हमारे जो आपका कंप्लीट आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर CO2 में कन्वर्जन होता है, जैसे मान लीजिए अगर पार्टी ये गैसेस हुई आपकी, कौन सी? हाइड्रोकार्बन हुई, इनकम्प्लीट कम्बिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है फिर CO2 बनता है, तो फाइनल आपके CO2 अगर डायरेक्ट छोड़ते हैं तो वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट इतना नहीं करेगी, क्योंकि वो कुछ समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली कि अभी हमने 10 मिनट पहले हाइड्रोकार्बन को एनवायरनमेंट में कच्चा धुआं, वो जो पेट्रोल डीजल को जलाया, तो इमीडिएटली वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। वो कब होगा? वो हो सकता है 10 दिन बाद हो, या 1 मंथ बाद हो, या हो सकता है 1 साल बाद हो। इतना टाइम लगेगा, तब तक वो हमारे इन्वायरमेंट में रहेगा, और जब इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसका बैड इफेक्ट आएगा। और डायरेक्ट जैसे हम सांस छोड़ते हैं, एनिमल भी छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो हार्मफुल नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट, जब क्या होता है कि कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं कि जैसे सूर्य की रेडिएशन से नीचे आती हैं, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने देखा हुआ। इसका क्या प्रिंसिपल होता है कि एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी, हाई से किसकी तरफ हाई से कहाँ जाती है? लो की तरफ जाती है। लो एनर्जी से हाई एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? लो एनर्जी में। तो जैसे टेम्परेचर इधर ज़्यादा है, इधर हमने आग जलाया, तो जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा उस तरफ क्या हो जाएगा? उसका माइग्रेशन हो जाएगा हीट का। तो उसी तरह से रात में आपने देखा होगा, सुबह छत आपकी रूफ बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाती है, और रात में क्या होता है, जब 4 बजे आप देखते हैं ठंडी हवा चलने लगती है, कि बहुत रिलैक्स हो जाते हैं लोग, क्योंकि उस समय कूलिंग हो जाती है। जितना टेम्परेचर है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? वो स्पेस में चला गया, क्योंकि उस समय सूर्य नहीं है। और दिन में फिर जैसे सूर्य निकलता है टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो हमेशा ये ऐसा चलता रहता है। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो, तो जो कन्वर्जन है फ्लो का कौन सा कन्वर्जन है कि हायर से जो लोअर की तरफ जा रहा है वो नहीं जाएगा, या वो बहुत स्लो प्रोसेस से होगा। तो जो टेम्परेचर जो एवरेज जो हमारा बढ़ रहा है, कितना हो गया टेम्परेचर एवरेज? 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। वो एक सर आए थे, वो कह रहे थे कि बुखार जैसे आ जाता ना, जैसे पृथ्वी को बुखार आ गया है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का मतलब ऐसे आपको बुखार आ जाता है। कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट होता है, और 2 फ़ारेनहाइट अगर बढ़ जाएगा तो उसको बुखार आने लगता है। तो इसी तरह से ये टेम्परेचर बढ़ने से तमाम प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और तुम्हारे रेनिंग प्रॉब्लम हो रही है, कहीं सुनामी आ रही, कुछ आ रहा है, तो इसी वजह से कर। और दूसरा ऐसा क्यों होता है कि जब CO2 हमारे, जैसे आपने थर्मोस्टेट, ये थर्मस है, ये क्या है? इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है। क्यों होता है कि बीच में 2 बॉल होती हैं, उसके बीच में एयर होती है, तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। आप इसको 12 घंटे रखिए, गर्म पानी रहेगा, ये जो ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, क्योंकि बाहर की एनर्जी अंदर भी नहीं जा पाएगी और अंदर की एनर्जी बाहर। तो इसी तरह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में जब CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो जो ट्रांसफ़र है वो कैसा हो जाएगा एनर्जी का? वो स्लो हो जाएगा। तो हम थर्मस की तरह वो गर्म ही रहेगी ना, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने कहा कि CO2 डायरेक्ट अगर हम छोड़ते हैं तो वो इतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट हवा का कन्वर्जन जो डीजल जलाने से, पेट्रोल जलाने से होता है, पहले तो वही इफेक्ट करेगा, डीजल पेट्रोल ही। फिर इसके बाद जब CO2 कन्वर्जन होगा तो उसमें वो भी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही हमारा यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन है, इसमें क्या होगा? CO2 निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हीट करने पे। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको नोट कर लिया इतना। दूसरा पॉइंट आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है ऑक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आपका ऑक्सिलिक एसिड है। और इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ऐसा टूटता है और ये बॉन्ड ऐसा निकलता है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा? कार्बन एटम पे। और जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, और दिस इज OH, और यहाँ पे क्या हो गया? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया? H प्लस। और दिस H प्लस और दिस नेगेटिवली चार्ज और दिस H प्लस दे आर मेकिंग क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो HCO, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। इसका नाम क्या है?
ये आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड। तो हम कहते हैं कि डाइबेसिक अगर एसिड है, डाइबेसिक एसिड मीन्स आपका ऐसा एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं। तो और पहला रूल है आपका, जब हीट करते हैं इसको, सो ऑन हीटिंग इट लॉसेज द CO2 मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इनटू मोनोबेसिक एसिड। तो आपका डाइबेसिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, इट इज डाइबेसिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। जी आपका ऑक्जेलिक एसिड कैसा है? डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड है। और इट इज कन्वर्टिंग इनटू फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा? मोनोबेसिक एसिड में। इट इज कन्वर्ट इनटू मोनो एसिड ऑन हीटिंग विद द लॉस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 मॉलिक्यूल जो आपका निकल गया, देखिए ये CO2 है, तो ये डायरेक्ट आपकी हार्मफुल नहीं है, जब इसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी अगर बस जाता है तो ये आपका कुछ इस तरह से कार्बोनिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाती है। जैसे वाटर अगर कॉन्टैक्ट में आया तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कोल्ड ड्रिंक में होता है ना कार्बोनिक एसिड। और अगर ये किसी सोडियम के कन्वर्ट में आ जाएगा, किसमें? NaOH या NaCl, मान लीजिए NaCl के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो ये आपका क्या बना लेगा? NaO डबल बॉन्ड O और Na। तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? Na2CO3। और ये Na2CO3 बन गया, ये हमारे कपड़े साफ करने के लिए काम आ जाएगा CO2 से, है ना। हमने बनाए थे ना डिटर्जेंट, तो Na2CO3 का यूज होता है उसमें, होता ना। तो ये CO2 को हम वाटर, जो बरसात होती है ना, तो ये आपकी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे एसिड रेन आपने सुना होगा, सल्फर डाइऑक्साइड इमीडिएटली कन्वर्ट इनटू इन प्रेजेंस ऑफ वाटर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। वो H2SO4 नीचे आके आपका सोडियम से रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम से रिएक्ट कर सकता है, तो आपका कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। और किससे करेगा? तो जितनी भी हमारी गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, नोट कर लिया इसको, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड को हम ऐसा लिखेंगे O डबल बॉन्ड S, ऐसा ही लिखेंगे। और इसकी रिएक्शन किससे हुई? वाटर मॉलिक्यूल से। देखिए वाटर मॉलिक्यूल इस पर रिएक्ट किया तो ये बना लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूट गया। और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो O डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड नेगेटिव, और दिस इज OH, और देखिए बन जाएगा ना ये। और ये नेगेटिवली चार्ज इसको ले लेगा, तो इमीडिएटली इट इज कन्वर्टिंग इनटू S डबल बॉन्ड S, और दिस इज OH, और दिस इज ऑल्सो OH। तो क्या हो गया? इसका नाम हो गया H2SO3। किसका कौन सा नाम होता है? H2SO3, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरस एसिड। एक सल्फ्यूरिक होता है, एक सल्फ्यूरस। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, सल्फ्यूरिक की ज़्यादा होती है, उसकी कितनी होती है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें इसकी कम होगी। तो ये सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक एसिड आपका फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है बताइए? इसका एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ और रिएक्शन करा सकते हैं हम। किससे करा सकते हैं? वन मोर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। या मान लीजिए इसको NaOH मिल गया, हमारा नीचे सल्फ्यूरस एसिड आ गया। कहाँ आ गया? सल्फ्यूरिक एसिड हमारा कहाँ पे आ सकता है? पृथ्वी पे आ सकता है, ज़मीन पे। और जैसे ही सल्फ्यूरस एसिड आएगा तो ये हमको NaOH मिल जाएगा। समुद्र में तो NaOH होता ही है, Na होता है सोडियम मेटल, मैं बाद में बता दूंगा। तो सोडियम मेटल जो आपका NaOH होगा, तो ये आपका इस पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट जाएगा। तो इट इज कन्वर्टिंग HOS और नेगेटिवली चार्ज दिस और OH, और यहाँ पे OH हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है, OH हो जाएगा। नहीं ये ऑक्सीजन से, एक मिनट इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा ऐसे। जो आपका सल्फ्यूरस एसिड है HO, वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब कन्वर्ट होगा। और उसका किसी भी सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो इमीडिएटली इट इज कन्वर्टिंग इनटू, मान लीजिए आपका OH हो गया, NaOH हो गया, NaCl होगा, तो ये किसमें कन्वर्ट, मान लीजिए आपका NaCl है, फॉर एग्जांपल NaCl है, तो क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, ये आपका सोडियम से रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो NaOS डबल बॉन्ड O और दिस इज O डबल बॉन्ड O, और ये आपका हो जाएगा HCl, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आपका NaSO3, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट की क्लीनिंग हो गई। तो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग कब होगी? जब बरसात आएगी तब। तो बरसात का आप इंतजार थोड़ी करोगे, तब तक जाने कितनी बीमारी हो जाएंगी। हाँ SO3 माइनस ही तो होता है।
होगा ना, डबल बॉन्ड क्यों होगा? नहीं, SO3 की बात कर रहे हैं, HSO3। वैलेंसी चेक कीजिए एक बार सरफेस। मतलब वो डबल बॉन्ड हो गया OH हो जाएगा। इस पे नेगेटिव है ना पूरे, ये तो डबल बॉन्ड बना हुआ है। वो डबल बॉन्ड ऐसे नहीं है। अच्छा, वो वहाँ से क्या निकला था? हाँ, ये भी आपका कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए, आप इसकी बात कर रहे हैं, जब H+ इसको मिलेगा तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HOH डबल बॉन्ड OH, तो इसका नाम हो जाएगा H2SO3। यही तो होता है आपका। हाँ हाँ, ठीक है। ये एक और होगा, फिर इसका सोडियम के साथ जब रिएक्शन करा देंगे 2 पॉजिटिव के साथ, तो आपका ये किस में हो जाएगा? Na2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO3 में। ठीक है ना? एक मिनट जरा हाँ, बताइए। कंप्लीट ग्रीन केमिस्ट्री का काम कब होगा? कि जो हमारा निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, या आपको मान लीजिए CO2 निकल रही है किसी चिमनी से, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? उसको किसी कंपाउंड में, कोई दूसरा कंपाउंड बना लेंगे, तो वो फिर उसके लिए। और इसी तरह से पानी जो हमारा है, जो नदियों में छोड़ा जा रहा है, उसको पहले अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे, तभी पूरा क्लीन, इतना क्लीन कर देंगे जितना हम ड्रिंकिंग वाटर जो होता है, तभी उसको छोड़ा जाएगा। छोड़ने के लिए भी उसको उतना ही क्लीन करना पड़ेगा जितना पानी पीने के लिए होता है, क्योंकि वो भी तो पिया जाएगा। एनिमल, जो भी पानी के जंतु होंगे वो पिएंगे ना उसको। तो यहाँ पे दूसरा रूल आता है। हाँ, दूसरा नहीं, उसी का एक एग्जाम्पल और है। मान लीजिए आपका ऐसा मोनोबेसिक एसिड है, ये इसको बैलेंस रूल भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा जाएगा, और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को ले लेगा। ठीक, तो जो नेगेटिव यहाँ पे देखिए, इसका बैलेंस रूल का मीनिंग ये, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपका CH2 है, CO और OH, ये है ना, इतना हुआ। तो यहाँ पे डाइबेसिक एसिड नहीं, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ये कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है, एक ही एसिड है, लेकिन इसमें डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। ये कौन सा है? बाइकार्बोनिल कंपाउंड, बाइकार्बोनिल। तो इसमें भी आपको बैलेंस रूल लग सकता है। तो देखिए इसका क्या कंडीशन है, नेगेटिव आया और दिस नेगेटिव मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाय दिस कार्बन एटम। तो ये कार्बन एटम कब न्यूट्रलाइज होगा? व्हेन इट विल कंटेन पॉजिटिव चार्ज, होगा ना। तो कैसे होगा? तो आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका ये होगा, प्लस इसके साथ साथ क्या बन जाएगा? दिस नेगेटिव और दिस पॉजिटिव, तो आपका ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C और दिस इज OH और दिस इज, ये हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों पीछे फोन चला रहे हैं। फोन मत चलाइए भाई, फोन मत चलाइए। तो देखिए, मैंने उस दिन बताया था ये आपका इनोल फॉर्म है। अरे इधर देखिए, ये कौन सा फॉर्म है? इनोल। और इनोल आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है? कीटो में। तो कीटो में कैसे कन्वर्ट होगा? ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और दिस हाइड्रोजन को ले लेगा। तो देखिए आपका ये बन गया C डबल बॉन्ड O और दिस इज OH। तो आपका ये बन गया मोनोबेसिक एसिड, इसका नाम है मोनोबेसिक एसिड। और यहाँ पे ये था दिस इज डाइबेसिक एसिड, ये डाइबेसिक एसिड था, इसका नाम था ग्लूटारिक एसिड और दैट इज एसिटिक एसिड। तो कुछ केस ऐसे हैं कि जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बट 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनमें भी ये रूल लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? जैसे हमने इसको हीट किया, इसको नोट कर लिया। मान लीजिए हमने इसको हीट किया, यहाँ से थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको हम हीट करेंगे। इसको हीट करने पे क्या होगा कि ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा। ठीक है ना? ऐसा टूटा, तो ये नेगेटिव आपका स्टेबलाइज होना चाहिए बाय दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। तो ये आपका ऐसा टूट जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा CH3 C दिस इज O और ये आपका नेगेटिवली चार्ज ये किसको ले लेगा? ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा। ठीक है, तो ये हो गया OH और दिस इज डबल बॉन्ड CH2 और प्लस C डबल बॉन्ड O और दिस इज O, ये हो गया। फिर इसको ऐसा तोड़ेंगे और इसको ऐसा तोड़ेंगे और ये बॉन्ड ऐसा तोड़ेंगे। ऐसा तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और दिस इज OH। ठीक है, तो आपका फिर से आपका एसिटिक एसिड बन गया, बन गया ना।
तो जरूरी नहीं है कि डाई बेसिक एसिड ही हो, आपका डाई कार्बोनिल कंपाउंड में भी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। नोट किया? देखिए चल रहा है, ये वीडियो चल रहा है। हाँ तो चलने दो उसको। पिछला स्लाइड खोल दीजिए। बाद में खोल लेंगे, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है देखिए सल्फर डाइऑक्साइड ये है आपका, ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और इसका हमने किससे रिएक्शन कराया? वाटर मॉलिक्यूल का। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस सल्फर पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा और जैसा ये टूटेगा तो O डबल बॉन्ड S और यहाँ पे OH हो गया, दिस इज H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव। और ये नेगेटिव इस H को लेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो O डबल बॉन्ड S और दिस इज OH और दिस इज OH, ठीक है ना, यही है, कन्वर्ट हो गया। अब इसका 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कर लिया, मान लीजिए आपका 2 NaCl मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है। तो NaCl क्या करेगा? इस पे आपका O डबल बॉन्ड S और ONa हो जाएगा और दिस इज ONa हो जाएगा और प्लस आपका माइनस क्या निकल जाएगा? माइनस HCl निकल जाएगा। या मान लीजिए NaOH इसको मिल गया, NaOH भी तो मिल सकता है हमारा वाटर में, ये भी समुद्र के पानी में होता है ना NaOH। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं? Na2SO3 डाइसोडियम सल्फेट बोलते नहीं, सल्फाइड, इसका नाम क्या है? सल्फाइड। और सल्फेट क्या होता है? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे SO4 सल्फेट होता है और ये क्या होता है? सल्फाइड। और ये होता है सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? उसका और कम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो SO2 हो जाएगा। सल्फाइड क्या होता है? इसमें 2 ऑक्सीजन है वो सल्फाइड होगा, इसमें 3 है सल्फाइड और ये 4 हैं तो सल्फेट। तो सल्फेट मोर ऑक्सीडाइज है देन सल्फाइड और सल्फाइड मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म में है किसके? देन सल्फाइड है, DT और ATE। नोट कर लिया इसको? बड़ा रूल नंबर 3, हाँ रूल नंबर 2 है। इसके केस में क्या होता है कि ऐसा अरेंजमेंट हो कार्बोक्सिलिक एसिड का, आपके डाइबेसिक ही एसिड होंगे लेकिन अरेंजमेंट इज 1,4 टाइप। ये कैसा होगा? अरेंजमेंट मस्ट बी 1,4 टाइप। जैसे मान लीजिए आपका CH2 COOH और यहाँ पे क्या लिखा है? CH2 COOH। इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक कैसे लगे हैं? 1 2 3 4। तो इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का अरेंजमेंट कैसा है? 1,4 टाइप। देखिए 1,4 पोजीशन टाइप का है। तो दिस द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कैसा है? 1,4 टाइप का है। तो ऑन हीटिंग, अगर इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पे इसका इंट्रामॉलिक्यूलरली न्यूक्लियोफाइल जो आपका है ऑक्सीजन एटम, इट विल अटैक टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, है ना ऐसा। तो क्या होगा कि देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरह जो आपका ऑक्सीजन एटम है, इट विल अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड आपका ऐसे टूट जाएगा। तो जब इस पर अटैक किया तो आप देख रहे होंगे कि आप ऐसा बनेगा CH2 और निगेटिवली चार्ज जैसे OH ग्रुप और दिस इज CH2 और दिस इज CO और यहाँ पे क्या हो गया? O और यहाँ पे H और दिस इज H। यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं? और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे न्यूट्रल होगा? ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम विल अटैक दिस हाइड्रोजन एटम। तो इट इज कन्वर्टिंग इनटू, किस में कन्वर्ट हुआ? जैसे ऑक्सीजन एटम, जैसे ये आपका कार्बोनिल। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए ऐसा लिख दिया। बाद में क्या हुआ कि OH, इसका OH निकल गया और ये आपका निकल गया ऑक्सीजन एटम। दिस ऑक्सीजन एंड पॉजिटिवली कार्बन एटम दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जैसे ही बन जाएगा तो यहाँ पे जो बनेगा, इसके केस में आपका एनहाइड्राइड बन जाता है। इसके केस में क्या बन जाता है? इसका नाम है एनहाइड्राइड और विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हम कहेंगे कि इसमें जो लॉस होता है वो वाटर मॉलिक्यूल होता है।
तो पहले में देखिए इसमें कोई हजारडस नहीं है, कोई CO2 नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसके हीटिंग में एनहाइड्राइड बनाया तो क्या बन गया आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का तो हार्म है ही नहीं, वो तो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा नहीं, बैड इफेक्ट इसका है ही नहीं वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर मॉलिक्यूल और एनहाइड्राइड दे आर फॉर्म आफ्टर द हीटिंग ऑफ बाइकार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव द अरेंजमेंट 1,4 टाइप। इनका अरेंजमेंट कैसा है? दे हैव 1,4 टाइप अरेंजमेंट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए रूल नंबर 3 में क्या है? रूल नंबर 3 आपका आता है, इसमें बोलते हैं कि बाइकार्बोक्सिलिक होगा कंपाउंड बट इट है द अरेंजमेंट ऑफ 1,4 या 1,6 और 1,5 टाइप्स। कैसा है? दिस अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज 1,4 एंड 1,5 और 1,6 टाइप। देखिए 1, 2, 3, 4, दिस इज 5 और दिस इज 6। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ द बाइकार्बोक्सिलिक एसिड कैसा है? 1,6 टाइप। ये कैसा है? 1,6 टाइप। 1,6 टाइप अरेंजमेंट है। तो 1,6 टाइप अरेंजमेंट क्या होगा कि इसको हीट किया, हीट करने पे भाई बात नहीं, ये बॉन्ड ऐसा टूटा और ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटा। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? CO2 मॉलिक्यूल। और दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम इट विल अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, और इस पर आपका नेगेटिव आएगा। किस पे आएगा? ऑक्सीजन एटम पे। तो आपका किसमें होगा? इट इज कन्वर्टिंग इनटू CH2 और यहाँ पे क्या हो गया? और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा, दिस नेगेटिव एब्स्ट्रैक्टिंग दिस हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है, दिस OH एंड दिस OH, ठीक है। और फिर क्या होगा? इसमें से H+ आयन एंड OH और दे आर मेकिंग वाटर मॉलिक्यूल। देखिए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपका क्या बन गया? साइक्लिक कीटोन। ये आपका ऐसा साइक्लिक कीटोन बनता। तो इन दिस रिएक्शन व्हेन बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड इफ देयर अरेंजमेंट इज 1,6 और 1,4 टाइप, 1,6 और 1,5 टाइप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ बाइकार्बोक्सिलिक एसिड या बोथ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज 1,5 और 1,6 टाइप। ऑन हीटिंग it will losses CO2 and H2O and converting into cyclic ketone। इसमें दोनों लॉस हो जाते हैं CO2 एंड H2O में। चलिए फिर बाद में क्या हुआ कि ये तो इस तरह का, फिर आप चाहें तो इसके रूल लिखिए, रूल्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन में लिखा दे रहा हूँ। रूल्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, रूल्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। पहला क्या है? व्हेन बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स attached to the same carbon atom on heating it losses CO2 and converting लिखिए and converted into monocarboxylic acid, and converted into monocarboxylic acid। रूल नंबर 2 है द अरेंजमेंट ऑफ समझ में आ रहा है? जो लिख रहे हैं समझ में आ रहा है? द
द अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर 1,6 टाइप, नहीं 1,4, हाँ सॉरी 1,4 टाइप, इसे लिखिए। अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स नहीं, आर नहीं होगा, एज होगा, अरेंजमेंट के लिए लगा रहे ना। अरेंजमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज, कार्बोक्सिलिक इज कैसा होगा? 1,4 टाइप, 1,4 टाइप। तो ऑन हीटिंग फॉर्मिंग बनाता है, ऑन हीटिंग फॉर्मिंग एनहाइड्राइड with loss of क्या? वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल, विद लॉस ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो ये आपका 2 रूल्स हैं, दे आर 2 रूल्स। अब थर्ड और लिखाना है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक हुआ? तीसरा रूल क्या है? थर्ड रूल, हाँ थर्ड रूल आता है आपका द अरेंजमेंट ऑफ बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स each 1,5 और 1,6 टाइप, देखिए ऑन हीटिंग it will loss CO2 and H2O and converting into cyclic ketone, ठीक है ना? into cyclic ketone, बस इतना नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट? कंडीशन। माइक्रोवेव क्या होती है? फेराइज रीअरेंजमेंट, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेराइज रीअरेंजमेंट। फिर से लिखते हैं, सही नहीं लिखा मुझे लगता है। फेराइज रीअरेंजमेंट, फेराइज रीअरेंजमेंट। तो फेराइज रीअरेंजमेंट क्या होता है? फेनाइल एसीटेट, क्या लेते हैं? फेनाइल एसीटेट। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे फेनाइल एसीटेट, बात नहीं, फेनाइल एसीटेट। When phenyl acetate is treated, अरे भाई बात क्यों कर रहे हो? When phenyl acetate is treated under microwave condition, तो हमें क्या करना है? फेराइज रीअरेंजमेंट में क्या होगा? When phenyl acetate is treated under microwave condition, फॉर्मिंग क्या बनता है? फॉर्मिंग, अब बन क्या रहा है? फॉर्मिंग ऑर्थो एंड पैरा, क्या बनेगा? ऑर्थो
एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन क्या बन जाता है? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, इसको हम बोलते हैं फ्राई रीअरेंजमेंट। तो फ्राई अरेंजमेंट में हम रिएक्शन लिख रहे हैं, देखिए ये आपका क्या सा है, दिस इज द फेनाइल एसीटेट, देखिए दिस इज द फेनाइल एसीटेट O और C डबल बॉन्ड O और दिस इज द CH3 Ame ग्रुप, देखिए फेनाइल, दिस फेनाइल और दिस इज एसीटेट। देखिए जैसे एथाइल एसीटेट होता है, एथाइल एसीटेट क्या होता है, जैसे एथाइल एसीटेट इसी तो बोलते हैं एथाइल एसीटेट, यहाँ पे क्या लगा इस एथाइल के लिए, दिस एथाइल और एसीटेट, दिस एसीटेट, ये आपका क्या ई इथाइल और दिस इज एसीटेट, तो इथाइल एसीटेट। तो फेनाइल एसीटेट क्या हुआ, दिस इज द फेनाइल ग्रुप और दिस इज एसीटेट ग्रुप। तो दिस फेनाइल एसीटेट इज ट्रीटेड अंडर माइक्रोवेव कंडीशन। तो माइक्रोवेव कंडीशन क्या है, माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं, कौन सी होती है, माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव लेते हैं, इसको HNU भी बोल सकते हैं, HNU में माइक्रोवेव जो भी लाइट ही तो होगी तो हम HNU भी लिख सकते हैं या माइक्रोवेव। तो ये अंडर माइक्रोवेव कंडीशन में होती हैं, और वैसे इस रिएक्शन को हम यूवी लाइट में भी कराते हैं, बहुत सारी रिएक्शन किसमें होती हैं, अंडर यूवी लाइट कंडीशन। तो जब इससे कराया तो वी आर गेटिंग टू प्रोडक्ट, कौन सा बना, एक तो आपका ये बना, देखिए एक प्रोडक्ट हमको ये बना, जैसे OH ग्रुप और जैसे क्या बन गया है, हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, एक तो ये बन जाएगा और प्लस आपका क्या बन जाएगा, इसके साथ साथ एक कंपाउंड आपका और बन जाएगा, दिस इज OH ग्रुप और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी। सर पहले वाले प्रोडक्ट क्या नाम है? दिस इज द ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और सेकेंड वन इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो दो कंपाउंड बन रहा है, एक कौन सा बन रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, सेकेंड इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, नेक्स्ट पॉइंट। तो मैकेनिज्म हम ऐसे कराएंगे, देखिए अरे इधर देखिए भाई, बात नहीं, ये मान लीजिए आपका ये है फेनाइल एसीटेट, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फेनाइल एसीटेट हुआ, और जैसे हमने HNU से रिएक्शन कराया, तो HNU से जब भी रिएक्शन कराते हैं हमारा कौन सा फिजन होता है, बॉन्ड का, ऑलवेज होमोलिटिक फिशन टेक्स प्लेस अंडर HNU कंडीशन। हाइड्रोलिटिक नहीं होगा, हाइड्रोलिटिक कैन बी पॉसिबल ओनली देन व्हेन द मॉलिक्यूल ट्रीटेड विद आयनिक सब्सटेंस या आयनिक रिएजेंट। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी आर ट्रीटिंग दिस मॉलिक्यूल विद H+ आयन और बेस आयन, देन द बॉन्ड इज ब्रेकिंग अंडर थ्रू हाइड्रोलिटिक फिजन। तो HNU से जब से कराएंगे तो क्या होगा, होमोलिटिक, होमोलिटिक क्या होगा, हाफ इधर और हाफ इधर। जैसे होमोलिटिक होता है तो ये कार्बन है, कार्बन है, तो ये इधर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर मेकिंग द बॉन्ड। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड होता है, इट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। कि ये देखो बॉन्ड बना है, दिस एटम शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन और दिस एटम शेयरिंग दिस इलेक्ट्रॉन, तो दिस बॉन्ड मेकिंग बाय द शेयरिंग ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम। तो जिसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने बताया था कि इसका मीनिंग होता है यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब पूरा एरो होता है, राम का पूरा एरो होता है तो कैसा होता है, बोथ टू इलेक्ट्रॉन, और जब ऐसा होगा जैसे हाफ, तो इसका मीनिंग होगा एक इलेक्ट्रॉन। जब टूटेगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, और जब ये टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हेड पे, यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हाफ बनाया, दिस इज हाफ है, 1 इलेक्ट्रॉन कमिंग दिस पोजीशन और 1 इलेक्ट्रॉन एट दिस पोजीशन। तो जैसे ही आप बॉन्ड टूटा तो देखिए यहाँ रेडिकल आया प्लस ये रेडिकल आया कि नहीं आया, और जैसे ही हमने बॉन्ड तोड़ दिया तो आपका ये हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन एटम और दिस इज O रेडिकल और प्लस O डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेडिकल, ये आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाफ, बिल्कुल हाफ। अब देखिए हाफ हम इसको तोड़ सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, कैसे, जैसे हाफ, तो जैसे ही हाफ तोड़ा तो देखिए यहाँ रेडिकल आएगा। अब तोड़ के दिखाते, पहले हम तोड़ के दिखाते हैं फिर बना के दिखाते हैं। देखिए जब इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये तो आपका इंटैक्ट रहेगा, दिस इज रेडिकल और दिस इज रेडिकल, और एक रेडिकल इधर आया। अब क्या हुआ कि दिस रेडिकल और दिस रेडिकल, देखिए दिस रेडिकल एंड दिस रेडिकल दे विल मेक वन सिंगल बॉन्ड, तो क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, और दिस रेडिकल
और दिस रेडिकल मेक ए बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा लेकिन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हम ये कहेंगे दिस इज आपका इमीडिएटली इट इज कन्वर्टिंग इनटू दिस मॉलिक्यूल। ये आपका कैसा हो गया, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ और दिस इज ओ और जैसा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम है और ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड होते हैं दे आर लेस स्टेबल। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दे आर लेस स्टेबल कंपेयरिंग टू एज कंपेयर टू एरोमेटिक कंपाउंड। तो लेस स्टेबल हमेशा किस में जाना चाहते हैं, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल इसका कौन सा, एरोमेटिक। तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। एरोमेटाइजेशन कैसे होगा, ये बॉन्ड ऐसा टूट जाएगा और इट इज आपका ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा और ये आप इसको ये हम कह सकते हैं दिस इज कीटो फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एरोमेटिक। जब बन जाएगा तो इनोल फॉर्म में आ जाएगा। और देखिए दिस इज OH ग्रुप, दिस इज सी डबल बॉन्ड O और दिस इज, देखिए इतना हम बात करेंगे दिस इज इनोल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, इनोल फॉर्म है ना। और इतनी हम बात करेंगे दिस फॉर्म, यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो दिस इज आपका कौन सा है, कीटो फॉर्म। यही तो है इसी में। नॉन एरोमेटिक इज कीटो फॉर्म और एरोमेटिक इज इनोल फॉर्म। तो सम टाइम आपने देखा होगा जनरली एलिफेटिक कंपाउंड में क्या होता है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। देखिए ये कीटो आपका कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, दिस कीटोन विल बी आपका मोर स्टेबल देन दिस इनोल, इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी का क्रम है। लेकिन एरोमेटिक सिस्टम में दिस इनोल मीन्स दिस इनोल आपका मोर स्टेबल होगा देन दिस कीटोन। किस कीटोन से स्टेबल होगा, दिस कीटोन। इस कीटोन से ये इनोल आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए क्यों होगा, ये स्टेबिलिटी का रूल है। क्यों होगा, ये आपका स्टेबल है, उल्टा है, जस्ट अपोजिट। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिस इज आपका एरोमेटिक है और ये आपका Na नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो ड्यू टू एरोमेटिसिटी दिस इनोल इज मोर स्टेबल देन कीटो। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक N to pi ट्रांजिशन होता है, पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है। ये भी पढ़े हो कभी, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई गई होगी। ट्रांजिशन होते हैं, एक होता है N to pi ट्रांजिशन, एक पाई टू पाई ट्रांजिशन और सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन। अभी मैं बताता हूँ, नोट कर लिया इसको। इसका चलिए बता 2 मिनट में। इसी तरह से पैरा पे तो आप बता ही सकते हैं। पैरा पे क्या होगा, मान लीजिए आपका ये कंपाउंड है, अभी यही तो था। अरे रुक जाइए 1 मिनट। ये देखिए आपका ऐसा टूटेगा, ये ऐसा टूटेगा और ये आपका ऐसा टूटेगा, ये ऐसा टूटेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इस कंपाउंड में कहाँ पे आ रहा, ये रेडिकल आपका इट इज़ कमिंग एट द पैरा पोजीशन और ये आपका कीटोन में चला गया। और हमारे पास क्या है, ये एसाइलियम कैटायन रेडिकल है और दिस एसाइलियम रेडिकल आपका इमीडिएटली पैरा पोजीशन पर अटैक कर गया, ठीक है। आर्थो एंड पैरा दोनों बनते हैं ना। तो दिस इज ऑक्सीजन एटम दिस, और दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, दिस इज ऐसा टूटेगा, जैसा टूटेगा और ये इस एच को ले लेगा। तो यहाँ पे ये यहाँ से OH ये हो गया, ठीक है ना। ये पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। अभी मैंने बताया था कि इनोल, उसकी स्टेबिलिटी मैंने बताई थी कि देखिए एक तो आपका ये ट्रांजिशन होता है, देखिए ये आपका पाई होता है, जिससे आपका सिग्मा होता है। अरे बात नहीं, जैसे N होता है, जैसे पाई स्टार होगा और जैसे क्या होगा, ये सिग्मा स्टार होगा। तो जहाँ N पाई ट्रांजिशन होगा, जैसे N पाई ट्रांजिशन। और दूसरा बनाएंगे तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन होगा, इट इज ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, दिस इज N, दिस इज पाई स्टार ट्रांजिशन और दिस इज सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो इसमें आपका पाई पाई ट्रांजिशन होगा। तो ये किस में ट्रांजिशन होता है, दिस ट्रांजिशन इस कार्बोनिल कंपाउंड में होता है, इस वाला, ठीक है। और ये ट्रांजिशन कब होता है, जब आपका जी इनोल फॉर्म में हो। देखो दिस इज इन इनोल फॉर्म। तो यहाँ पाई बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कहाँ के बीच में है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में।
तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन होगा। इसमें कौन सा होगा, पाई बॉन्ड ये है, लेकिन दिस पाई बॉन्ड बिटवीन द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पाई स्टार। तो ये कि इसकी एनर्जी कम है, दिस इज लेस एनर्जी और दिस इज मोर एनर्जी। तो लेस एनर्जी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कीटो आपका N2 पाई ट्रांजिशन इज लेस एनर्जी देन पाई पाई ट्रांजिशन। तो वाट एवर द लेस ट्रांजिशन, लेस एनर्जी ट्रांजिशन, इट विल बी मोर स्टेबल। और हायर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल, क्योंकि हमारा ये होता है ना स्टेबिलिटी, एनर्जी आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी किसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, 1 एनर्जी के। तो जिसकी एनर्जी कम होगी विल बी मोर स्टेबल, और मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबल। ठीक है ना, यहाँ तक इसको नोट कर।